हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बेसिक्स पढ़े थे, उसके फॉर्मूलेस पढ़े थे, सारे के सारे अप्लाई करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा बोर्ड पे चले जाते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल मैंने लिख के रखा है, द टू इक्वल चार्जेस Q1 एंड Q2 दे के रखे हैं आपको, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, और दे के रखा है कि वैक्यूम में है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन ही क्यों? इक्वल, मतलब आइदर दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लिख लेते हैं अभी हम लोग। Q1 इज इक्वल टू क्या है आपका 5 माइक्रो कूलम, मतलब ये 10⁻⁻6 कूलम दे के रखा है आपको। और Q2 का वैल्यू है आपका 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब और आपको डिस्टेंस दे के रखा है। डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, मतलब ही हम लोग 10⁻⁻2 मीटर में लिख लेंगे। ओके, और वैक्यूम है तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? 1। हम लोगों ने ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के रखा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपका? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ K वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER। हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना है आपका? 5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई, लिखो 3.14। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और आपका D का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 50 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। अब मैंने यहाँ पर ER का वैल्यू कितना लिख लिया है? 1। मुझे पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ही एयर और वैक्यूम, कितना होता है? 1 ही होता है। और अगर हम लोग ये फाइंड करते हैं, देखो एग्जाम्स में ये जो वैल्यूज़ है ये आसान आएंगे। ठीक है, इसका आंसर आता है आपको 0.1797 न्यूटन। आपके पास एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, तो ये जो बिट्स आएंगे, ये जो वैल्यूज़ आएंगी, ये आसान वैल्यूज़ रहेंगे, सो दैट इजीली कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर कैलकुलेट करते आएगा। ठीक है, और नहीं भी आता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग जब एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तब हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे कि एग्जैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो ये सेकंड क्वेश्चन दे के रखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज़ एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 mm। चलो लिख लेते हैं। एरिया दे के रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में लिख लिया मैंने। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना देखा है? 2 mm दे के रखा है, सो 2 × 10⁻⁻3 मीटर लिख लिया। और रिलेटिव परमिटिविटी दे के रखा है आपको 3। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A/E0 ER अपॉन D। ठीक है, आपके पास A का वैल्यू है 10 × 10⁻⁻4 और E0 का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई, सॉरी ER का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर आपको ER स्पेसिफिकली दे के रखा है, कितना है? 3 डिवाइडेड बाई D का वैल्यू 2 × 10⁻⁻3। अगर ये आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका आंसर फैरेड में आना चाहिए। यहाँ पर आपने फोर्स कैलकुलेट किया तो आपका आंसर न्यूटन था। ठीक है, अब ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें इसका आंसर आता है ठीक है 1.328 इंटू 10⁻⁻11 आता है। इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे, 13.28 इंटू 10⁻⁻12 लिख देते हैं, और इसी को लिखते हैं 13.28 पिको फैरेड। ठीक है, ये भी एक बिट बन गया आपका कि पिको का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻12 होता है। ठीक है,
सो हम लोग अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये प्रीवियस न्यूमेरिकल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। इस बिट के अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाने वाले हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द प्लेट्स इन द अबव कैपेसिटर इज 12 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। आपको क्या देखे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से, और वो देखे रखा है आपको 12 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके पहले और क्या है आपके पास, फाइंड क्या करने बोला है आपको, वोल्टेज करने बोला है। डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स, उसके बाद चार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मुझे पता है वोल्टेज अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय डी रहेगा, ठीक है। अब वोल्टेज बाय डी है तो मुझे ये 12 दे के रखा है, 12 kV पर सेंटीमीटर, इसको मैं kV पर सेंटीमीटर में ही रखता हूँ, इज इक्वल टू वोल्टेज का आपका वोल्ट V रहेगा, और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितना देके रखा है, 2 × 10⁻³ लिखने से अच्छा हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेते हैं 10⁻²। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्ट्स, ठीक है। मैंने जानबूझ के सेंटीमीटर में रख दिया क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सेकंड थिंग क्या पूछा है, इसमें चार्ज पूछा है। चार्ज का वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला पता है आपको, Q = C × V, और C का वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, 13.28 पिकोफैरेड है, इसका मतलब 10⁻12 × 2400। अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा, और ये भी हम लोग इसको पिकोफैरेड में ही रखेंगे या फिर फैरेड में। देखते हैं कि क्या है वैल्यू, ठीक है। इसको नैनो फैरेड में रखा है, आंसर है 31.28, और कैपेसिटर नहीं है, ये कूलम है, ठीक है, मतलब ही चार्ज है, नैनो कूलम 31.28। अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको चार्ज का वैल्यू कितना मिलता है, 31.28 नैनो कूलम। अब मुझे बताना आपके पास बचा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। मुझे पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपने थ्योरी बिट अच्छे से पढ़ा है तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बस आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = E लिख सकते हो, या फिर D = E0 ER × E। आपको ऑलरेडी E का वैल्यू दे के रखा है उसने, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। परमिटिविटी का आपका वैल्यू कितना है, 3, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। E0 का वैल्यू कितना आता है, 8.854 × 10⁻12 × 3 × 12 kV पर सेंटीमीटर। अगर हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे D का वैल्यू, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू कितना मिलता है, 31.87 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको ये यूनिट तुरंत लिंक होने चाहिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, कूलम पर एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग देखो इसी न्यूमेरिकल में इतने सारे बिट्स थे, हम लोगों ने बहुत सारे यूज़ कर लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हम लोग हमेशा थ्योरी बिट्स में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने वही चीज़ यहाँ पर यूज़ किया, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पर यूज़ कर लिया आपने, V/D, ठीक है। उसके बाद Q = CV, और आपका लास्ट में अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही चार्ज होता है तो आप सीधा लिख देते हैं, और D = EE, ठीक है, या फिर E0 ER E। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज बोल के रखा है, इसका मतलब C1 C2 और C3, C1 C2 और C3
कनेक्टेड इन सीरीज दे के रखा है आपको, और इनके अक्रॉस का वोल्टेज कितना दिया है, कुछ दिया है, हाँ 120 वोल्ट दे के रखा है आपको। अब देखो सीरीज़ है तो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हम लोगों ने हमारे बेसिक्स में ही पढ़ के रखा है। पैरेलल नेटवर्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और पैरेलल नेटवर्क्स में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज़ नेटवर्क्स में चार्ज या फिर करंट सेम रहेगा, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने कि आपके वोल्टेजेस यहाँ पर है 30 वोल्ट V1 का मतलब, यहाँ पर है 40 वोल्ट और यहाँ पर है 50 वोल्ट, ठीक है। सिंपली आपको V3 का वैल्यू 50 वोल्ट, V2 का वैल्यू 40 वोल्ट और V1 का वैल्यू 30 वोल्ट देके रखा है। और पूछा क्या है कि मुझे ईच मतलब C1 C2 का वैल्यू चाहिए और कैपेसिटेंस का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है सिंपली। और देखना एक यहाँ पर भी दिखा है तो सिर्फ चार्ज एक ही दिया है, Q का वैल्यू कितना दे के रखा है आपको 4500 माइक्रोकूलम। तो अगर आपको C1 कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, Q अपॉन V1 करना पड़ेगा। C2 कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको Q अपॉन V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। C3 कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली Q अपॉन V3 कैलकुलेट करना। Q का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कितना है, 4500 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है इसीलिए। और V1 का वैल्यू कितना है 30। अगेन यहाँ पर 4500 इंटू 10⁻⁻6, V2 का वैल्यू कितना है तो 40 और 4500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 50। ये आपके आंसर्स आएंगे। आंसर्स किस में रहेंगे आपके, चार्ज नहीं है, ये कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हो इसीलिए यहाँ पर सीधा सीधा फैरेड्स में रहेंगे। आपको सीधा वैल्यूज़ बताता हूँ कितना रहेगा, 150, 112.5 एंड 90। 150, 112.5 एंड 90 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड। कैलकुलेशंस का मैं अलग से सेशन लूँगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, C इक्विवेलेंट, ठीक है। C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है आपका, हम ऑलरेडी पता है कि ये सीरीज़ नेटवर्क है तो आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं रहेगा। आपका C इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आता है 37.5 माइक्रोफैरड, 37.5 माइक्रोफैरड। सब्सटीट्यूट करने का मतलब C1 का वैल्यू यहाँ पे, C2 का वैल्यू यहाँ पर, C3 का वैल्यू 10⁻6 ऊपर, एंड अगर आप जब सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये था इस नेटवर्क के बारे में। अब आपको सेकेंड न्यूमेरिकल दे के रखा है, उसमें साफ साफ आपको बोला है कि कैपेसिटर्स कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक है। तो कितने कैपेसिटर्स हैं, 4 कैपेसिटर है, दिखा देते हैं। 4 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो 4 कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं और इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई करके रखा है, वहाँ पर वोल्टेज दे के रखा है 250 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज निकलेगा ना तो 4 पोर्शंस में डिवाइड होगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पर Q4। पैरेलल नेटवर्क से वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वोल्टेज का वैल्यू कितना है आपका 250 वोल्ट। जानबूझ के मैंने ये सीरीज़ और पैरेलल साथ साथ में लिया है कि सीरीज़ में आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पर वोल्टेज सेम का सेम रहेगा, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे करंट सेम रहेगा, ठीक है। सो अगर आपको पता है Q इज इक्वल टू C1 है तो मुझे C1 कैलकुलेट करना है तो मुझे Q1 अपॉन V लिखना पड़ेगा। मुझे C2 कैलकुलेट करना है तो सिंपली Q2 अपॉन V लिखना पड़ेगा, वोल्टेज इज सेम। C3 कैलकुलेट करना है तो आपको Q3 अपॉन V लिखना पड़ेगा। C4 कैलकुलेट करना है तो Q3 अपॉन V लिखना पड़ेगा, ठीक है। Q1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखा है उसने 750 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है आपका 250। ये माइक्रो कूलम में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है। Q2 का वैल्यू कितना है आपका 1000 डिवाइड बाई 250, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3 माइक्रो
कूलम, सॉरी 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। अगेन यहाँ पर कितना दे के रखा है आपको 1500 बाई 250 कितना होता है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब और दे के रखा है 2000 डिवाइड बाई 250, तो ये हो गया आपके 4 और 4 8 माइक्रोफैरड। अब मुझे बताना C इक्विवेलेंट के लिए सीरीज़ नेटवर्क है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सिंपली क्या है 8 प्लस 6 इज़ 14, 14 प्लस 4 इज़ 18, 18 प्लस 3 इज़ 21 माइक्रोफैरड आपका आंसर है इसमें। ठीक है, आई होप समझ में आया सीरीज़ नेटवर्क और पैरेलल नेटवर्क में का डिफरेंस और इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ याद रखना हमेशा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें देखे रखा है कैपेसिटर इज चार्ज विथ 10 मिली कूलम इफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़ 1 जूल। अगर एक कैपेसिटर देके रखा है, उसके अंदर का चार्ज देके रखा है, आपको कैपेसिटेंस है, चार्ज देके रखा है और बोला है सिर्फ चार्ज दिया है और एनर्जी देके रखा है, यहाँ पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो पता है आपको, और आपको वोल्टेज और कैपेसिटेंस दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी है तो एनर्जी का एक ही फार्मूला हमको पता है, वो है हाफ CV², लेकिन इसी फार्मूले में आपके दोनों भी अननोन है, आपका C भी अननोन है, आपका V भी अननोन है, लेकिन मुझे एक पता है कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ, हाफ CV इंटू V लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ QV। मुझे पता है कि Q इज़ इक्वल टू क्या है C इंटू V, ये बिट अगर आपको याद रहता तो ये न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो E इज़ इक्वल टू हाफ QV बन जाएगा। एनर्जी का वैल्यू दे के रखा है 1 जूल, आपको चार्ज का वैल्यू दे के रखा है 10 मिली कूलम, 10 इंटू 10 पावर -3 और वोल्ट। अगर हम लोग वोल्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2 और इसका मतलब ये होता है 200 वोल्ट्स। आपको जो वोल्टेज का वैल्यू आया वो कितना आया 200 वोल्ट्स। अब मुझे पता है कि मुझे C निकालना है तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, Q इज़ इक्वल टू CV, सो V इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V, और C का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू कितना है आपका 10 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई 200। ठीक है, सो आपका चार्ज का आंसर कितना है, नहीं 0.5 है ना, 1/2 मतलब ही 0.5, राइट। सो इसको हम लोग लिखेंगे 50 माइक्रोफैरड, 10 पावर -2, 10 पावर -2। ठीक है, और 1/2 को 0.5। ओके, ये आपका फॉर्मूला, या फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। एनर्जी का इक्वेशन हमको पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, इवन इंडक्टर का भी पढ़ा है, हाफ LI²। ठीक है, यहाँ पर हाफ CV²। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करो, आपके सारे फॉर्मूलेज एज इट इज़ है, L को C से रिप्लेस करो और I को V से रिप्लेस करो। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या बोला है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच क्लोज हो जाने वाला है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का एक्सप्रेशन पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए एक इक्वेशन पढ़ा है आपको, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V ऑफ इन्फिनिटी प्लस V ऑफ 0 माइनस V ऑफ इन्फिनिटी e पावर -t/τ। टाउ का वैल्यू क्या होता है R इंटू सी, R का वैल्यू है 10 पावर 6, ये है 10 पावर -6, मतलब आपका टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। आपका टाइम कांस्टेंट कितना हो गया है 1 सेकेंड हो चुका है। अब मुझे बताना V ऑफ 0, मुझे पता है कि सर्किट में पहले सोर्स था ही नहीं, इसका मतलब 0 वोल्ट, और सर्किट के अंदर वोल्टेज आने के बाद भी 0 वोल्ट रहेगा। रीज़न है कैपेसिटर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, सो आपका V ऑफ 0 कितना है तो 0 वोल्ट है। अब मैं देखता हूँ V ऑफ इन्फिनिटी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आपने रात में फ़ोन चार्ज किया लगाया, मॉर्निंग तक देखा तो पूरा 100% चार्ज हो गया। इसका मतलब जितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है पूरा का पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस आ चुका है। सो V ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है,
अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 10 इंटू 10 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टो। सिंपली क्या है आपका टो का वैल्यू 1, तो आप ऐसे लिखो 10 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी। लेकिन आपको सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं पूछा, आपको पूछा क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू 2 पर आपका वोल्टेज का वैल्यू कितना है। आपको सिंपली क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में t इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर देना है। सो वी सी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपका आंसर है वोल्ट्स में। अगर ऑप्शन आपको ऐसे है तो आप इसी तरीके से फॉलो करोगे। ठीक, आखिरी न्यूमेरिकल बोर्ड पे दिख रहा है कि 2 कैपेसिटेंसेस सीरीज में लगाए हैं, आपको V1 और V2 पूछा है। ठीक है, सिंपली जब मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ाया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, आपको मैंने बोला था कि वोल्टेज डिवीजन रूल में V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसीलिए V1 के लिए R1 आता है। और जहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वहाँ पर आपको क्या करना है, बस उसका अपोजिट टर्म ऊपर लेना होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी V1 इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, आपको C2 लेना पड़ेगा। रीज़न आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी 2 कैपेसिटेंसेस सीरीज़ में लगे मतलब उसका हम लोग C1 इंटू C2 मतलब Q इज इक्वल टू CV है। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए मैंने यहाँ पर C2 लिखा है। ठीक है, V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज। देखो ये बिट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, V1 के लिए C1 ले लेते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है C2 का वैल्यू कितना है 20, डिवाइड बाई कितना है ये 20 प्लस 10 इज़ 30। ठीक है, माइक्रो फैरेड है तो कोई मतलब नहीं बनता। और वोल्टेज कितना है आपका 60 ट्वाइस, और आपका यहाँ पर आंसर कितना हो गया 40 वोल्ट। और यहाँ देखो C1 का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाई 30 इंटू 60, सो ये आपका आंसर हो गया 20 वोल्ट। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो 40 वोल्ट यहाँ पर, 20 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होने वाला है, या फिर ऐसे बोलो कि स्टोर हो जाने वाला है। तो 40 वोल्ट एंड 20 वोल्ट आपके आंसर है V1 एंड V2 के। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस कवर किए हैं। ठीक है, राइट फ्रॉम चार्ज से लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट तक। ठीक है, आपको सारे बिट्स साइड में लिखने हैं, सारे यूनिट साइड में लिखने हैं, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगे। और कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ्स है वो भी आपको लिख लेने पड़ेंगे, जैसे कि ग्लास है उसका वैल्यू आता है 6 से लेकर 26 के बीच में। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा उसका। यहाँ पर हम लोग सिर्फ तरीका पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली एक टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कौन से बिट्स पर फोकस करना है, कौन से बिट्स पर नहीं करना है, कि कौन से एक्सप्रेशंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सारे फार्मूलेज हैं इसमें, लेकिन सारे के सारे फार्मूलेज अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे से करते हो तो यहाँ पर रिलेट हो जाते हैं और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दोनों लगभग सेम है मैं तो बोलूँगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में AC फंडामेंटल्स के साथ मिलेंगे।